Good afternoon, sir. Afternoon. Afternoon, class. Yes, sir. Good afternoon, sir. क्लास में क्या हुआ था बताओ। सर आप सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आपने लिखवाया था सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का लिखवाए थे। Yes, Yes, sir. जिसमें 3 Stage stages- 1, stage 2, stage 3. ये सब लिखवा दिए थे, पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे। नो सर। No, sir. लिखवाया तो सिर्फ explain बस आप नहीं किए लिखवाए थे। थे। अच्छा, कर्व कर्व बन गया था। No, sir. नो सर, कर्व भी नहीं बना था इसमें। इसका कर्व भी नहीं बना था। नो सर। No, sir. चलो ठीक है, तो कर्व बनाना पड़ेगा। कुछ लोग आ ही रहे हैं अभी। यस सर। ठीक है, तो बस आप तीन नाम बताए थे। जो जो अभी तक हम लोग पढ़े थे, इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को तो बताइए। कुछ पूछना है तो बताइए। सर लॉन्ग रन और लॉन्ग रेंज दोनों सिमिलर वर्ड है। लॉन्ग रन और लॉन्ग रेंज तुम कहाँ से देख के बोल रहे हो? सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए हुए था सर, क्वेश्चन पूछे हुए थे लॉन्ग रेंज से सर। क्या था क्वेश्चन? पढ़ोगे एक बार? यस सर, एक मिनट। सर एक्सप्लेन द लॉन्ग रेंज कॉस्ट फंक्शन। लॉन्ग रेंज कॉस्ट, हाँ वही है, वही वही होता है। सर वही ना, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। नहीं, तो ये कॉस्ट फंक्शन की बात हो रही है, ये प्रोडक्शन फंक्शन की बात नहीं हो रही है। ये प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। यस सर। हाँ, तो जब हम लोग कॉस्ट में आएंगे तो फिर उसको बताएंगे। यस सर। तो सब कोई आ ही गया है, सबको म्यूट कर लो अपने आप को अनावश्यक तौर पे। अब हम लोग को शेड्यूल बनाना है। पहले शेड्यूल में देखो क्या क्या जाएगा। 5 कॉलम रहेगा। मेरी आवाज आ रही है? Yes, सर, sir. आ रही है। यस सर। फिक्स्ड इनपुट, उसके बाद वेरिएबल इनपुट, ये जो डाउनलोड हुआ है ना, ये 265 MB का था। कितना टाइम? वेरिएबल इनपुट, बोलिए ना सर, 265 MB का था ये जब डाउनलोड हुआ, तो भी इतना टाइम। वेरिएबल इनपुट, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। वेरिएबल इनपुट में देखिएगा, लेबर हम लोग लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 था ना ये पूरा? Yes, sir. sir. यस सर। जितना ये 7 तक लिखे ना, उतनी बार x को लिख दीजिएगा। फिक्स इनपुट का मतलब क्या हुआ? जो सर चेंज ना हो। Fixed जो रहेगा। फिक्स होता है वो चेंज ना हो उसका प्रोडक्शन। हाँ, तो 0 पे भी x, 1 पे भी x, 2 पे भी x, 3 पे x, 4 पे x, 5 पे, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, नहीं होता। अब उसी तरीके से टीपी, एपी और एमपी सबका वैल्यू लिख लीजिए फटाफट।
डन सर। हेलो, कर लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? अब इसके बाद हम लोगों को करना है, कर्व बनाना है। कर्व, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कर्व, टीपी, एपी और एमपी सबका कर्व बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये -10, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ये टीपी, एपी और एमपी तीनों का कर्व बनेगा। बनाइए तो फटाफट। बन गया सर। हेलो, यस सर, बन गया। अरे कर्व बनाना है, कर्व। ये खाली इसको नहीं बनाना है, तीनों का कर्व भी बनाना है। सर टीपी बन गया सर, एपी और एमपी बनाना है। और तब बोल रहे हो बन गया।
बन गया बन सर। गया सर। बन गया सर। बन गया सर। ऐसे ही बना है। यस सर। यस सर। अब क्या करना है, जहां पे एमपी का मैक्सिमम है, सुनना ध्यान से, जहां पे एमपी का मैक्सिमम पॉइंट है उसको नीचे एक्स एक्सिस पे मिलाओ और ऊपर वाई एक्सिस पे भी मिलाओ, सॉरी टीपी पे मिलाओ। और जहां पे एमपी कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 6th यूनिट पे, उसको सीधा मिला दो टीपी पे। मिल गया? यस सर। अब लिखो 1 2 3। जो पूरा कर्व है वो 3 हिस्सों में बट गया। यस सर। तो ये स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब इसी को सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा। स्टेज 1, और जो कर्व है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको भी आप लोगों को देखते जाना है, लिखते जाना है और चीजों को देखते जाना और समझते जाना है। यस सर। यस सर। लिखिए स्टेज, हाँ स्टेज 1, पहला पॉइंट, द टीपी कर्व, the TP curve starting from the origin rises at an increasing rate. Rises at an increasing rate. Full stop. The AP curve is rising. The AP curve is rising slowly. AP curve rise कर रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता rise कर रहा है, rising slowly. Full stop. Point number 3. The MP curve rises to reach its maximum. The MP curve rises to reach its maximum. Full stop. Point number 4. This stage is known as the law of increasing return to factor. This stage is known as the law of increasing return to factor. Full stop. अब नीचे रीजन लिखिएगा, नीचे रीजन लिखना है। This stage results due to the following factors.
results due to the following factors. लिखिए नंबर ए, underutilization of fixed inputs, underutilization of fixed inputs, that is the quantity of variable input is much less than what it should be in respect of fixed inputs. What it should be in respect of fixed inputs. Point number B, specialization resulting from division of work Point number C, indivisibility of some factors of production. Indivisibility of some factors of production. Next point, stage 2 लिखिएगा. Stage 2, पहला पॉइंट. अच्छा, यहाँ पे देखिए जहां पे एमपी कर्व का मैक्सिमम है, जब उसको हम लोग टीपी पे मिला रहे हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को. Point of fluctuation. Point of inflection, sir. Point of inflection. ठीक है, हाँ लिखिए आगे. The TP curve starts to rise at a diminishing rate from point of inflection and reaches its maximum. Full stop. Point number 2, the AP curve rises to reach its maximum and then starts to fall. Full stop.
Next point, the MP curve falling from its maximum intersects the AP curve at a at a point where AP is at its maximum. Full stop. At the point of intersection, AP is equal to MP. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. The MP curve continues its fall and touches the x-axis to become zero comma which corresponds to a point on the TP curve where TP is at its maximum. Full stop. This is the point where the second stage ends. Full stop. Next point number 4 होगा शायद. Stage 2 का point number 4. मैं स्क्रीन से इसको हटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि हम लोगों को फिर इसको पढ़ना भी है, इसको देखना भी है. Next point, this stage is known as the law of increasing return to factor. Sorry, the law of diminishing return to factor. Full stop. नीचे रीजन लिखिएगा. This stage occurs due to the optimum use of resources ब्रैकेट में फिक्स इनपुट.
ब्रैकेट में फिक्स्ड इनपुट्स, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा every wise producer, wise WISE, wise मतलब बुद्धिमान, every wise producer would prefer to operate under stage 2 of the law would prefer to operate under stage 2 of the law because of optimum output because of optimum output, full stop। अब आगे लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेज 3। yes sir, Stage 3, following are the features of stage 3, following are the features of stage 3। पहला पॉइंट, the TP curve starts to fall from its maximum, starts to fall from its maximum। Point number 2, the AP curve continues its fall, the AP curve continues its fall but remains above the x-axis, अपने फॉल को कंटिन्यू करेगा लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, द एमपी कर्व goes below the x-axis to acquire negative values, full stop। आगे लिखिएगा, point number 4, this stage is known as law of negative return to factor, this stage is known as the law of negative return to factor। रीजन दे दीजिएगा, this stage results due to the overutilization of
due to the overutilization of fixed inputs. That is the quantity of variable input is much more than what it should be in respect of fixed inputs. What it should be in respect of fixed inputs. Full stop. अब देखिए ये जो हम लोगों ने पॉइंट लिखा है इसको थोड़ा हम लोग ब्रीफली समझ लें कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसका 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। इसको हम लोग अलग अलग शेड्यूल से और ग्राफ से समझ सकते हैं। इज इट क्लियर क्लास? कर्व किसका लेना है? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब स्टेज 1 क्या कहता है? स्टेज 1 कहता है कि टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां तक जाता है और ये इंक्रीजिंग रेट से राइज करता है। किस रेट से राइज कर रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद अगर आप देखिए तो एपी कर्व जो है वो भी राइज कर रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है। एमपी कर्व जो है वो तेजी से राइज करते हुए अपने मैक्सिमम तक चला गया। तो जहां पे एमपी अपने मैक्सिमम पे है और एमपी का मैक्सिमम पॉइंट जब जिस पॉइंट पे टीपी को आके टच कर रहा है वही पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहां तक ये हमारा फर्स्ट स्टेज होगा और इसलिए फर्स्ट स्टेज को हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है। यस सर। इज इट क्लियर? और Yes, sir. इसके पीछे कारण क्या है? 3 कारण हम लोगों ने लिखा। पहला कारण तो ये था कि हमारे पास जो फिक्स्ड इनपुट है उसके मुकाबले हमारे पास वेरिएबल इनपुट नहीं है। मान लीजिए एक मशीन पे काम करने के लिए 20 वर्कर चाहिए लेकिन मैंने 8 वर्कर ही लगाया, तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स्ड इनपुट का। दूसरा कि मैंने अपने डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि श्रम का विभाजन मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है ताकि लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं और जब एक्सपर्ट के द्वारा किसी काम को किया जाएगा तो उस पर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वो काम बेहतर होगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने? कभी कभी होता क्या है कि शुरुआती दौर में आप अपने फुल कैपेसिटी का यूज नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, प्लांट्स होते हैं जिसको आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते, तो इनडिविजिबिलिटी की वजह से भी ये फर्स्ट स्टेज अप्लाई करता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। दूसरा स्टेज क्या कहता है कि टीपी कर्व पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से राइज करना स्टार्ट होता है, डिमिनिशिंग रेट से राइज करता है और अपने मैक्सिमम पे चला गया। एपी कर्व अपने मैक्सिमम से राइज कर रहा है, राइज करते हुए मैक्सिमम पे गया लेकिन इसमें गिरावट भी शुरू हो गई। लेकिन एमपी कर्व अपने मैक्सिमम से फॉल कर रहा है, फॉल करते हुए ये एपी को इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे इंटरसेक्शन कर रहा है वहां पे एपी अपने मैक्सिमम पे है और इंटरसेक्शन के पॉइंट पे एपी इज इक्वल टू एमपी भी है। अब एमपी कर्व की गिरावट यहीं पे आके नहीं रुकी, अगर आप देखिए तो एमपी कर्व की गिरावट ये कंटिन्यू हो रही है और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और जहां पे ये टच कर रहा है वहां पे एमपी का वैल्यू 0 हो गया। तो जहां पे एमपी का वैल्यू 0 हुआ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट टीपी पे उसके मैक्सिमम पॉइंट को शो करता है, यानी कि वहीं पे आके मेरा सेकंड स्टेज खत्म हो गया। स्टेज 2 को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कर लिया, इससे बेहतर यूज कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। हर एक जो बुद्धिमान प्रोड्यूसर है वो कोशिश ये करता है कि वो स्टेज 2 ऑफ द लॉ में ऑपरेट करे क्योंकि वो मैक्सिमम आउटपुट पा रहा है मिनिमम कॉस्ट पे। अब आइए स्टेज 3 में हम लोग बात करते हैं। इस स्टेज को हम लोग नेगेटिव रिटर्न कहते हैं, यानी कि सब कुछ बढ़ना छोड़ दीजिए, सब कुछ घट रहा है। टीपी कर्व को अगर आप देखिएगा तो टीपी कर्व अपने मैक्सिमम से फॉल कर रहा, एपी कर्व भी इस पे गिरावट ज्यादा है लेकिन
एपी कभी भी फॉल करते हुए एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा। एमपी कर्व जो है वो अपनी गिरावट को कंटिन्यू रखता है और ये एक्स एक्सिस के नीचे जाके इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस स्टेज को लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमने क्षमता से ज्यादा वेरिएबल इनपुट लगा दिया, जितना कैपेसिटी था फिक्स्ड इनपुट में उससे कहीं ज्यादा हमने वेरिएबल इनपुट लगा दिया, इसलिए ये लॉ मतलब जो थर्ड स्टेज ऑफ द लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्लास? यस सर। Yes, sir. अब इसको घर पे आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा और हमको बताइएगा कहीं पे अगर कुछ दिक्कत है तो, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। राइट? Yes, sir. चलो, और हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है, अब हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं फटाफट। यस सर।